Great morning, sir. Great morning, Jivan sir. Great morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Great morning, sir. Great morning. Great morning, all leaders. Great morning, all leaders. दोस्तों नमस्कार। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, खास है, क्योंकि हमारे बीच है श्याम सांगवे सर, जो आज का लीडरशिप का प्रोग्राम लेने वाले हैं। तो मैं दोस्तों आप सभी से गुजारिश करूंगा कि पेन और डायरी आपने ले लिए तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों एक बार जोरदार और शुभ प्रभाव के साथ हम इस व्यक्ति को आज सुनने आ रहे हैं। उनका नाम है श्याम सांगवे सर। जीरो से हीरो बनने की उनकी कोशिश चल रही है और उस मुकाम पे है। जल्द ही हमारे नेक्स्ट जो सीसीएम का टारगेट है वो भी टारगेट अचीव करने वाले जो ऐसे बेस्ट नॉलेजेबल पर्सन को हम बुलाना चाहेंगे। तो प्लीज वेलकम मिस्टर श्याम सांगवे सर। Great morning. Great morning. ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग। धन्यवाद जीवन सर, आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन किया। काफ़ी अच्छा होस्टिंग है आपका। ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग ऑल गुरुकुल मेंबर्स। मैं श्याम सांगवे कल्याण से। मेरे अपलाइन है जीवन सर, दीपक तेरे देसाई सर, संतोष कुमार साहू सर, और मेंटोर और गुरु है अरविंद आयर सर। कौन पूछता था मुझे वेल्जेनिक्स में आने से पहले, कौन पूछता था मुझे वेल्जेनिक्स में आने से पहले, एक बुझा हुआ दिया था वेल्जेनिक्स स्टार्ट करने से पहले। ऐसा कुछ करने की तौफीक देना ईश्वर मुझे, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से। मेरे हर चाहने वालों को ऐसा लगे उन्हीं का हुआ नुकसान मेरी जाने की वजह से। धन्यवाद दोस्तों, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कोर कमेटी का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि सेशन ले लूँ, मेरा कुछ ज्ञान आपको शेयर करूँ। दोस्तों हर बार की तरह आज भी मैं एक मोटिवेशन स्टोरी से मैं ये सेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ। और आज का जो सेशन जीवन सर ने बताया कि लीडरशिप के बारे में होने वाला है, तो बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। तो हो सके आप सारे सीरियस रहिए, और हो सके तो पेन डायरी लेके और ध्यान से रिकॉर्ड करके अच्छे से नोट करके रखिए, क्योंकि ये एक सक्सेस की राह पे चलने के लिए, अपना विजन बड़ा करने के लिए, अगर कुछ बड़ा मकाम हासिल करने के लिए आज का सेशन बहुत ही कारगर रहेगा, मददगार रहेगा। दोस्तों स्टोरी है अपने वीर भगत सिंह के बारे में बात करूंगा। उनके जीवन में से कुछ किस्से मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा, जिससे आपको ऐसा लगे कि जीवन में कुछ बड़ा क्यों करना चाहिए, विजन बड़ा क्यों होना चाहिए। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के गांव में हुआ। आज वो पाकिस्तान में है। भगत सिंह की फैमिली में पहले से ही काफ़ी वीर और क्रांतिकारी लोग पहले से ही जन्म लिए थे। जैसे पिताजी, चाचा, चचेरे भाई, ये सब पहले से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे और बहुत कुछ उनका योगदान था। तो एक दिन भगत सिंह अपने पप्पा के साथ, अपने पिताजी के साथ खेतों में गए थे। तभी भगत सिंह ने, तभी उनकी उम्र 12 से 13 साल थी, तभी उन्होंने पिताजी से पूछा था कि आप ये क्या करते हो खेतों में। तभी उनके पिताजी ने बोला कि भाई हम लोग अनाज बोते हैं, जिससे ज़्यादा और अनाज आता है। तभी एक निष्पाप मासूम भगत सिंह का एक सवाल था पापा को उनके। बोले पापा तुम ये कारतूस, बंदूक, राइफल्स क्यों नहीं बोते, ताकि इससे राइफल्स, बंदूक और कारतूस ज़्यादा आएंगे तो अपन अंग्रेज़ों को भगा सकते मार के। तभी उनके पिताजी को बहुत गर्व हुआ कि उनको ऐसा लगा कि अभी ये भी क्रांतिकारी, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला एक क्रांतिकारी बन सकता है। तो बहुत गर्व हुआ उनको। दोस्तों और ऐसे किस्से हुए। जालियानवाला हत्याकांड, आपको पता रहेगा कि जनरल डायर ने एक भरी सभा में हजारों लोगों को बेसावध अवस्था में गोलियां मार के सबको ढेर कर दिया था, हजारों लोगों को।
तब ये बात भगत सिंह तक पहुंची, तभी भी वो टीनेज के ही थे। तब उनका गांव वहां से 20-25 किलोमीटर दूर था। तो फिर वहां से वो पैदल आए थे अमृतसर, जहाँ पे अभी स्वर्ण मंदिर है, उसके पीछे वो जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो वहां से पैदल आके उन्होंने वहां का मंजर देखा, दिल दहलाने वाले वो वहां के जो अवशेष उनको मिले, उनका दिल छिन्न विछिन्न हो गया था। तभी उन्होंने और ठान लिया कि अंग्रेजों को किसी भी हाल में यहाँ से मेरे को निकालना है। तभी वहां पे जो मिट्टी थी, खून से लथपथ थी, उसमें से एक मुट्ठी भर मिट्टी लेके वो घर गए, कसम ली कि आज मेरे को स्वातंत्र दिलाना ही है भारत को। क्योंकि वो नरसंहार देख के उनको दिल में एक आग सी लगी थी और मरना चाहते थे देश के लिए। दोस्तों, फिर ऐसे ही गांधी जी उस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव थे, तो उनका एक आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन बोले तो दोस्तों कि अंग्रेजों की हर चीज़ को बहिष्कार करना। जैसे स्कूल रहेंगे तो बच्चों को अंग्रेजों के स्कूल में जाने को नहीं देना, यानी कि सरकार थी उनकी तो सरकारी स्कूल में जाने नहीं देने का। सरकारी जॉब पे जो वहाँ के आम आप पब्लिक जो सरकारी जॉब कर रहे उनको बोल सरकारी जॉब मत करो। और कुछ लोगों ने अंग्रेजों का जो सामान हुआ करता है वो जलाना चालू कर दिया। तभी ये बात भगत सिंह को भी पता चली, तो भगत सिंह को अच्छा लगा, क्योंकि वो अंग्रेजों को निकालने के लिए, अंग्रेजों को सताने के लिए या फिर उनको परेशान करने के लिए जो जो एक्टिविटीज चल रही थी उनको एक अच्छा लगा, तो उन्होंने वो योगदान देना चालू किया उसमें। तो उन्होंने उनको पढ़ने का बहुत शौक था, तो उन्होंने अंग्रेजी किताब जितनी भी थी वो जला दिए। तो फिर कुछ दिनों के बाद गांधी जी को ये असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, क्योंकि उनको ये अहिंसा का मार्ग नहीं चाहिए था। वो सत्य के मार्ग से बोलते तो एक झापड़ मारो तो दूसरा गाल आगे करके स्वतंत्र पाना चाहते थे, उनकी वो सोच अलग थी। तभी ये भगत सिंह को अच्छा नहीं लगा, तभी उन्होंने उनका विचार मैच नहीं हो रहे थे। तो अभी सब रिस्पेक्ट करते गांधी जी की करके ये भी रिस्पेक्ट करने लगे, लेकिन उनकी विचारधारा अलग थी। तभी उन्होंने वहाँ से क्विट किया। और जैसे उस टाइम पे भी और ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस। तो इन्होंने अपना जो यूनियन है उन्होंने उनकी तरफ मोड़ दिया और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उन्होंने मिलके काम करना चालू किया, देश के लिए कुछ बड़ा मकाम हासिल करना चालू किया, देश की स्वतंत्रता के लिए योगदान देना चालू किया। तभी और एक वाकया होता है, लाला लाजपत राय जी ऐसी एक अंग्रेजियों की लाठीचार्ज में बुरी तरह से पीटे जाते हैं, बहुत उनको जख्म होते, घाव होते हैं शरीर पे। वो घाव के दर्द सहते सहते एक दिन लाला लाजपत राय जी का देहांत होता है। तभी फिर इनको बहुत और गुस्सा आता है और लाला लाजपत राय जी के लास्ट सेंटेंस थे कि ये मेरे जो घाव है, मेरे शरीर पे जो घाव लगे हैं, एक एक घाव अंग्रेजों के अधिकारियों के ताबूत का एक एक खील बन के उनको सताएगा। तो एक आदमी मरता भी है तो इतना कुछ करके मरता है, तो उनको और अच्छा मोटिवेशन मिलता था। तभी भगत सिंह ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी अधिकारियों को गोलियों से उड़ा दिया था, एक दो अधिकारियों को गोलियों से उड़ा दिया था। फिर ऐसा ही उनका सिलसिला स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी और एक लेबर एक्ट के तहत अंग्रेज आम इंसान को सताना चाहते थे, टैक्स वसूलना चाहते थे, जबकि उस जमाने में गरीबी के कारण गरीब लोग टैक्स भर नहीं पा रहे थे। तो एक ऐसा लेबर एक्ट वो लाना चाहते थे। तो उसका विरोध में इन्होंने असेंबली में एक बॉम्ब फोड़ा था। एक्चुअली उस बॉम्ब फोड़ने के पीछे उनका मकसद कुछ नरसंहार या विध्वंस करना नहीं था, क्योंकि उसमें ऐसे कुछ विस्फोटक पदार्थ उसके अंदर नहीं थे और बम जहाँ पे फेंका गया था वहाँ पे कोई पब्लिक नहीं थी, तो नुकसान बहुत कम था। खाली उनका मकसद ये था कि अंग्रेजों को ये बताना था कि हम भी कुछ कम नहीं है, हम आपसे लड़कर भी स्वतंत्रता ले सकते हैं, वो बताना चाहते थे। ऐसे ही किस्से आगे होते गए कि तब उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जैसे सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। 23 मार्च 1931 में उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और उनको जेल में कैद किया जाता है। तभी उनको जेल में भी कुछ अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी तभी भारतीय लोगों को,
क्योंकि तभी सरकार जो अंग्रेजी जो कैदी थे उनके लिए अच्छा खाना, अच्छी सुविधाएं सब थी, लेकिन भारतीय जो कैदी है उनके लिए रहने का अच्छा जगह नहीं रहता था, खाने की कोई अच्छी सुविधाएं नहीं रहती थी। जहाँ पे उनका किचन था भारतीय लोगों का, वहाँ पे चूहे कॉकरोचों का साम्राज्य था और बेसिक जरूरतों का भी ख्याल रखा नहीं जाता था। तभी ये बात भगत सिंह को पता चली, तब भगत सिंह ने वहाँ पे भी भूख हड़ताल चालू किया। करीबन 116 दिन भूखे रहे। ये 116 दिन के भूख हड़ताल में उनका एक साथी गुजर गया। तभी अंग्रेजों ने फिर उन्होंने उनकी जो मांगे पूरी की, तब जाके उनको किताबें वगैरह मिलना चालू और खाना थोड़ा ठीक से मिलने लगेगा। और भगत सिंह जिस रूम में रहते थे उस रूम में घास उगी थी और एक 10 उनका हाइट 10x6 का 5x10 का उनका हाइट था, वो कट टू कट उसमें एडजस्ट करके वो रहते थे। और एक्चुअली उनकी जो सजा थी 23 मार्च 1931 को थी, 6 बजे सवेरे का, लेकिन उनको एक 23 मार्च 1931 को ही फांसी देने का ठान लिया, क्योंकि वो क्रांतिकारी थे और उनके इस हादसे से आम पब्लिक या जो जनता थी आक्रोश में आके कुछ बड़ा कदम उठा सकती है, इसीलिए अंग्रेजों ने उनको एक दिन पहले ही फांसी पे चढ़ा दिया। जब वो फांसी के लिए जा रहे थे तो गाने गुनगुनाते हुए जा रहे थे, हंसते हुए जा रहे थे, जैसे कोई लग रहा है मेडल पाने के लिए जा रहे, तो उस हिसाब से वो आगे जा रहे थे। शायद किसी का माइक चालू है, विनर किशोर। तो ऐसा जा रहा है कि जैसे उनको कुछ मेडल मिलने वाला है, और ये खबर उनको जो अधिकारी ने उनको दिया था कि कल तुमको ये शाम के टाइम पे फांसी होने वाली है, तभी वो किताब पढ़ रहे थे। तो भी वो अधिकारी से पूछते, क्या मुझे सुकून से ये किताब भी पढ़ने नहीं देंगे क्या? उसको तो लग रहा है कि फांसी की सजा दे रहा और ये बंदा मेरे से कमेंट कर रहा है। थोड़ी देर के बाद किताब का 1-2 पन्ना पढ़ के वो किताब उछाल के उन्होंने जल्लोष मनाया, यानी कि फांसी की सजा सुनाया। तो भी उनके अंदर जो जज्बा था, कुछ मट्टी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने का जो जज्बा था, उनको लगा मैं कुछ सफल जिंदगी जी रहा हूँ। तो अपने मकसद के थोड़े थोड़े करीब जा रहे थे, क्योंकि उनको ये एहसास था कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मेरे जैसे लाखों यहाँ पे पैदा होने वाले हैं। तो हंसते हंसते उन्होंने मंजिल फांसी की सजा उन्होंने स्वीकारी। और जब फांसी के लिए जा रहे थे तो गाना गुनगुनाते हुए गए, और जहाँ पे उनको फांसी देने की जगह थी वहाँ पे उनको खड़ा किया गया। तभी उन्होंने वहाँ पे भी इनकलाब जिंदाबाद के नारे इतने जोर से लगाए कि सारा जेल का माहौल तो गूंजों से बोलता ना गूंजने लगा। फिर उसके साथ सारी कैदी उनके साथ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। वहां से भी 2-2, 3-3 किलोमीटर दूरी तक ये आवाज चली गई। लेकिन उसके फांसी देने के बाद भी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। उनके जो शव थे एक ट्रक में माल के तरह, सामान के तरह भर के सतलज नदी के किनारे जाके उनको जलाया गया। और जलाया भी ऐसा गया दोस्तों, जब आग लगी धुआं होने लगेगा, आग हुई धुआं होने लगेगा, आस पास के गांव को पता चला कुछ तो शमशान में आग लगी है। तब गांव वाले लोग आने का प्रयास कर आने लगे थे, तभी ये अंग्रेज वहां से भाग निकल गए। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, एक क्रांतिकारी अपने मकसद के लिए किस हद तक जाता है ये आपको पता चला रहेगा। इस स्टोरी से आपको ये मिलेगा, पता चलेगा कि सैक्रिफाइस क्या होता है, त्याग क्या होता है, आत्मविश्वास क्या होता है। ये जो सारी क्वालिटीज होती है ना दोस्तों, एक अच्छे लीडर के लिए होती है। खुद को बोलते ना कुछ मकसद के लिए नौछावर कर देना, ये एक अच्छी क्वालिटी होती है लीडर की। और ये हाई पेड क्वालिटी होती है दोस्तों, इसका कोई मोल नहीं रहता है। ये दूसरों के लिए रोल मॉडल बनते, लोग उनको रोल फॉलो करना चाहते। तो ऐसी आप बात होगी, वो लीडरशिप के ऊपर बात होगी। एक लीडर क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, उनके क्वालिटीज क्या होते हैं, आज उसी के बारे में बात होगी दोस्तों। तो एक आर्ट है, लीडरशिप एक आर्ट है और ये एक कला है। आर्ट यानी कि दोस्तों हर सिचुएशन के हिसाब से आपको अलग अलग रोल करके आपको एक्ट करना होता है। और ये स्किल है साइंटिफिकली कि सामने वाले के इमोशंस देख के आपको बात करना पड़ेगा। तो ये एक आर्ट भी है और एक कला भी है दोस्तों, लीडरशिप। और दोस्तों इसमें ना 2 तरीके के लीडर्स होते हैं।
एक होता है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी लीडर और दूसरा होता है अनअथॉरिटी लीडर। थोड़ा देर आप इस पे बात करेंगे। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी लीडर बोले तो दोस्तों ये होता है, आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझ लीजिए कि ये कोई पिताजी है, जैसे बच्चे को जन्म दिया मतलब वो पिताजी बन गए, उसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत की रहेगी क्या रहेगी आपको पता रहेगा, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती पिता की, जैसे उनका ख्याल करना, एजुकेशन का ख्याल करना, ज़रूरतों का ख्याल करना, उनके लिए कुछ बड़ा करके जाना, ये कंपलसरी नहीं है ना। नाम तो मिल गया ना, पैदा करने से उसको पिताजी को एक बाप का रोल मिल गया, यानी कि एक पोजीशन उनको मिल गई। वैसे ही दोस्तों अपने यहाँ पे भी कोई ज्वाइन होता है तो एक ज्वाइन होने के बाद एक लीडर बन गया, उसके नीचे जब डाउनलाइन आ जाती है तो इसका मतलब वो उनको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा अपलाइन को। तो वो एक तरीका होता है, लेकिन कुछ करे या ना करे, लेकिन वो डिजिग्नेशन उनको, पोजीशन उनको मिलता है तो लोग उनकी पोजीशन की रिस्पेक्ट करते, उनकी चेयर की रिस्पेक्ट करते, उसकी जगह की रिस्पेक्ट करते और उसके वजह से उनको फॉलो करते। उसके बाद पोजीशन की वजह से फॉलो करते, तो ये अभी इसमें अपन ऐसा समझ सकते हैं जैसे अभी राहुल गांधी जी है, वो क्या है, डेजिग्नेशन लीडर है ना, उनको खानदानी जो बोलते हैं ना उसके हिसाब से उनको पोजीशन मिला है, उन्होंने वो हासिल नहीं किया है। और अंग्रेज अपने औरंगजेब भी, जो उनके पिताजी राजा थे, तो वो उनको मरने के, उनके मौत के बाद ये राज्य उनको सौंपा गया, तो वो एक बोलते ना पोजीशन उनको मिला, उन्होंने हासिल नहीं किया कुछ मेहनत करके, वो ऑटोमेटिकली उनको मिला। तो ये होता है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी लीडर। तो शॉर्टकट में आपको पता चल गया है कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी लीडर क्या होता है। आप कुछ जैसे अभी कुछ एग्जाम पास करते हो या फिर कुछ इंटरव्यू पास करते हो और उसको के बाद एक आपको एक मैनेजर का रोल मिला, तो एक पोजीशन आपको मिला, तो उसका पोजीशन के बाद जो एक्टिविटीज है वो करना पड़ता है ना, वो करना करके अचीव करना पड़ता है, तब वो पोजीशन का जो बोलते हैं ना डेजिग्नेशन लीडर का वो रोल होता है। लेकिन वो नहीं होता है, वो कंपलसरी नहीं है ना। अगर तुमको कोई पोजीशन मिली है ना, तो मिली तो उसके बाद कुछ रोल रहता है, वो करो या ना करो तो भी लोग तुमको लीडर मानेंगे। और होता है उसके बाद अनअथॉरिटी लीडर। तो इसमें दोस्तों ये होता है कि ये जो लीडर होता है, ये पोजीशन का जो लीडर होता है, वो इसको कोई ऐसी बोलते हैं ना पोजीशन नहीं मिली रहती है, कोई ऐसा तो सामने से कुछ उनको जगह नहीं मिली रहती है, वो उन्होंने बनाया रहता है, वो जो पोजीशन है वो खुद ने बनाया रहता है। जैसे अभी शिवाजी महाराज, वो राजा थे, खानदानी राजा थे क्या, नहीं था ना, उनके पिताजी तो एक सूबेदार थे, सामान्य फैमिली से थे, लेकिन उनके अंदर जो जज्बा था कि ये औरंगजेब के चंगुल से, मुगलों के चंगुल से अपने मराठा को स्वतंत्र करना और एक हिंदू साम्राज्य खड़ा करना, ये स्वराज्य का सपना लेके वो जंग में उतरे थे। उनके साथ कौन थे, छोटे छोटे मावला आम इंसान, उनको उन्होंने ट्रेन करके योद्धा बनाया और वो उनको लेके उन्होंने बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। तो ये क्या हो गया, वो आन किया ना, हर चीज उन्होंने आन किया, खुद के दम पे, खुद के बलबूते पे, खुद की सोच के और खुद के विजन से उन्होंने वो सारा मकाम, सारा साम्राज्य हासिल किया। हासिल किया मतलब अर्न किया। तो ये एक रोल होता है लीडर का। अब यहाँ पे भी आप देखोगे अरविंद आयर सर, वो अन अथॉरिटी लीडर है या डेजिग्नेटेड लीडर है, अन अथॉरिटी लीडर है ना, क्योंकि जितने भी कॉन्टेस्ट लगते हैं वो हासिल करते हैं, एक लोगों का टीम बना के उन्होंने आज इतना बड़ा गुरुकुल का साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया और उनको मोटिवेट करके उनको स्पीकर बना रहे, उनको लीडर बना रहे, उनको अचीवर बना रहे। तो ये क्या हो रहा है, वो डेवलप कर रहे हैं ना, टीम को भी डेवलप कर रहे, खुद को भी डेवलप कर रहे, और कंपनी का भी विजन जो है हर घर एक ट्रेडर, वो उस पर भी वो सफल हो रहे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अन अथॉरिटी। तो एक प्रकार का ये पोजीशन होता है और लोग इसको सामने से फॉलो करते हैं। ये पोजीशन में क्या होता है, लोग सामने से फॉलो करते हैं ना। अरविंद आयर सर बोलते हैं क्या मुझे फॉलो करो, क्योंकि उनका काम खुद बोलता है ना। लोग है ना, फॉलो करो बोलने से फॉलो नहीं करता है, लोग उसको फॉलो नहीं करते जो लीडर बोलता है, लोग उसको फॉलो करते जो लीडर करता है। मतलब क्या है दोस्तों, अगर कोई जानबूझ के अगर सामने से बोला अरे तू मुझे लीडर बोल, तू मुझे सर बोल, मेरे को सल्यूट कर, इससे इज्जत नहीं मिलेगी।
अगर तुम ऐसे कुछ अचीवमेंट कर रहे हो, ऐसे कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हो, अपने पास ऐसी कुछ क्वालिटीज है, तो सामने वाला खुद ब खुद वो आपको रिस्पेक्ट करने लगेगा, सामने वाला खुद ब खुद आपको लीडर मानने लगेगा, मानेगा। क्योंकि वो तुमने कुछ ऐसा कर दिखाया ना सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये होता है डेजिग्नेटेड लीडर। और ये जो लीडर की क्वालिटी ऐसी होती है दोस्तों, मुर्दे में भी जान डाल के उससे भी बोले ना पराक्रम करके दिखाते। और ये जो लीडर होते हैं ना, टीम मेकर नहीं रहते, टीम मेकर होते। और ये टीम को बड़ा करके वो बड़ा मकाम हासिल करते, वो खुद के बारे में नहीं सोचते। अब इसके बारे में अपन थोड़ा ज्यादा डीप में जाते, ज्यादा जानकारी लेते हैं। तो ये लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होती है, क्योंकि ये क्वालिटीज बहुत बड़ी रहती है। क्योंकि ये डेजिग्नेटेड लीडर जो होते हैं ना, वो आप फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते। ये डेजिग्नेटेड लीडर जो होते हैं ना, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी देते, अपने टीम को प्रायोरिटी देते, अपने कार्य को प्रायोरिटी देते। तो उनमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो उस पर थोड़ा बात करते। एक डेजिग्नेटेड लीडर का ना विजन, एक पावरफुल विजन होना चाहिए, जिसमें उनका तो फायदा होना ही होना हो, उसमें कंपनी का भी होना चाहिए, उनके टीम का भी फायदा होना चाहिए। यानी कि वो विजन ऐसा होना चाहिए कि खुद के ड्रीम भी पूरे हो, आपके टीम के भी ड्रीम पूरे हो, और जो अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है, वो भी पूरा हो। ये एक ऐसा विजन लेके वो चलते हैं। तो उनका एक, और उनमें क्या रहता है, हर जगह एक ही दिखना चाहिए, एक नाम दिखना चाहिए। जैसे बोलोगे तो भी वेल्जेनिक्स वेल्जेनिक्स निकलना चाहिए, सुनने में भी आना चाहिए तो वेल्जेनिक्स वेल्जेनिक्स आना चाहिए, जो कर रहे हैं उसमें भी वेल्जेनिक्स वेल्जेनिक्स होना चाहिए। तो एक मकसद के लिए वो जीते, एक विचार के लिए जीते। तो एक अनअथॉरिटी लीडर में ये एक पावरफुल विजन होना जरूरी होता है। दूसरा होता है दोस्तों, नो मैटर कि ऑर्गेनाइजेशन अपना कितना छोटा है, प्रोडक्ट कितना अच्छा है, वो उसका कुछ लेना देना नहीं रहता है। क्योंकि वो खुद के दम पे उस ऑर्गेनाइजेशन को ब्रांड बना सकते हैं। लीडर जो होते हैं, अभी ये अपना ऑर्गेनाइजेशन जो वेल्जेनिक्स है, जो कुछ गिने चुने 4 लीडरों ने ये खड़ा करके आज उस छोटे से नाम को आज बड़ा ब्रांड बनाने का बेड़ा उठाया है। और उसमें अपन साथ में है, तो मिलके तो और भी बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो लीडर होते हैं ना दोस्तों, वो कभी ये नहीं सोचते कि ये ब्रांड छोटा है, ये प्रोडक्ट में दम नहीं है, या ऐसा कुछ वो नहीं सोचेंगे। उनको मालूम है ये तो ब्रांड अपने को बनाना है ना, तो इसके लिए वो जो चाहे वो कर सकते। तो उनके लिए वो मैटर नहीं रहता कि ये चीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टीम कितनी है, क्योंकि टीम खुद बनाना चाहते ना। अभी टीम क्या सामने से मिल देती है क्या किसी को? लीडर को, किसी लीडर को टीम सामने से मिली है कि भाई चलो आप आ जाओ श्याम भाई, तुम्हारे लिए 1,500 लोगों की टीम है, आप इसको संभालो? ऐसा होने वाला है क्या? कभी नहीं ना। तो इसके लिए क्या होता है, एक एक करके आपको टीम बनाना पड़ता है, टीम में लीडर पैदा करने पड़ते हैं। तो इसके लिए वो जो क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। और ये एक लीडर का, और तीसरा एक उनका कैरेक्टर होता है, क्वालिटी होती है, वो होता है लीड फ्रॉम फ्रंट। एक लीडर ऐसा नहीं ना घर पे बैठ के ऐसा करो, आज तुम ये एरिया में कॉल कॉलिंग करो और 10 प्रॉस्पेक्ट बना के लाओ, आज 5 क्लोजिंग करो। निश्चित ऑर्डर देने से काम नहीं चलेगा। उनको उस तरीके से हाथ को पकड़ के लेके जाना पड़ेगा। चलो आज तुम कौन सी एरिया में हो, आज इस एरिया में अपन काम करते, साथ में मिलके अपन 10 कॉल करते, तो वो साथ में लेके चलेगा। या फिर खुद बोलेगा मैंने आज 10 कॉल किया, श्याम भाई तुमने 2 भी नहीं कॉल किए, तो आप भी 2 कॉल करो, नहीं कुछ जरूरत है तो मैं साथ में आता हूँ। तो एक लीडर होता है, वो फ्रंट से लीड करता है। अभी एक राजा होता है तो सामने सब सैनिकों के सामने खड़ा होता है ना राजा, पीछे खड़ा होके युद्ध नहीं करेंगे। जो रियल राजा होता है, जो पराक्रमी राजा होता है, तो सबसे पहले वो खड़ा रहेगा, पहला जो तीर हो खुद पे लेना चाहेगा। और इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये अच्छी जो बड़े डेजिग्नेट अपना अनअथॉरिटी लीडर का एक क्वालिटी ऐसा होता है कि टीम में जो भी अच्छा होता है ना, तभी वो बोलेगा मेरी टीम ने किया। क्या होता है, जब भी कुछ अच्छा होता है तो बोलेगी कि मेरे टीम के वजह से हुआ। वो खुद को कभी क्रेडिट नहीं लेगा। एक अच्छा डेजिग्नेट अनअथॉरिटी लीडर जो होता है, वो कभी खुद पे क्रेडिट नहीं लेगा, वो क्रेडिट क्या करेगा, टीम को देगा। लेकिन जब भी कुछ फेलियर होता है, जब भी कुछ नुकसान होता है, या जब भी कुछ ब्लेम होता है, तो वो सब तो हटेंगे बाजू में, तब वो लीडर खड़ा होता है कि ये मेरी वजह से हुआ है। तो एक अनअथॉरिटी लीडर का वो जज्बा होता है कि अच्छा हो गया तो टीम के लिए हुआ, बुरा हुआ तो मेरे वजह से हुआ। तो ये एक उसमें क्वालिटी होती है। और टीम में ना
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, आई एम अ डिफरेंट कलर हॉर्स, ट्रीट मी डिफरेंटली। बोले तो कुछ अभी लोग ऐसे भी आएंगे टीम में कि बोलेंगे भाई मैं डिफरेंट हूँ, या वो लीडर भी हो सकता है कि मैं अलग किस्म का इंसान हूँ, मैं नेटवर्कर का बादशाह हूँ, मुझे थोड़ा इज्जत दो, मेरे को अलग से ट्रीट करो, मेरे को आम लोगों के जैसा ट्रीट मत करो। वो कुछ ऐसे लोगों को भी उनको हैंडल करने को आना चाहिए, और खुद में वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए ना कि मैं कुछ अलग हूँ, मुझे आज अलग से ट्रीट करो। और जो ऐसे कुछ लोग हैं उनको भी उनको अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। एक लीडर को टीम को लेके चलना पड़ेगा। टीम में अलग अलग मेंटेलिटी के, अलग अलग थॉट्स के जो लड़के लोग रहेंगे, टीम में लोग रहेंगे, मेंबर्स रहेंगे, उनको उनकी सोच के हिसाब से वो अपने मकसद के लिए मोड़ना पड़ेगा। अभी किसी का मकसद खाली पैसा कमाना ही रहेगा, ओके, पैसा कमाते कमाते तुम कंपनी को ग्रोथ कैसे कर सकते हो, टीम को डेवलप कैसे करते हो, उसको सिखाना पड़ेगा। अलग अलग क्वालिटी के रहेंगे, किसी का विजन छोटा रहेगा कि कोई थोड़े दिन के लिए काम करने के लिए आएगा, उसको मोटिवेट करके वो अपने मकसद के लिए, अपने विजन तक वो लेके जा सकते, जो ड्रीम तक लेके जा सकते, ये होता है। और मेन और एक क्वालिटी उसमें होता है, नेवर लूज द होप। एक अनअथॉरिटी लीडर को कभी होप है ना, अपने होप्स वो कभी गंवाने नहीं चाहिए। मेरे से नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, ये ऐसा कभी बोलना नहीं चाहिए। जब तक जान है तब तक लड़ते रहना चाहिए। तो कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो उसको पूरा करने के लिए जी जान लगाना पड़ेगा। अभी जैसे कॉन्टेस्ट लगा है तो एक आखिरी मतलब आखिरी आवर्स तक, अभी जैसे जनवरी 2006 तक लड़ना ही है। हर दिन कुछ नया सीखना भी है, सीखते सीखते परफॉर्म करना भी है, टीम को डेवलप करना है। और एक मकसद अभी सीसीएम बनाने का अगर ठान लिया है तो जितने ज्यादा सीसीएम अपने गुरुकुल में हो गए, इसीलिए सब भाग दौड़ कर रहे, 12 एक बजे तक काम कर रहे, क्योंकि वो जी जान लगा रहे। वो खुद के लिए भी लगा रहे, टीम के लिए भी लगा रहे, ऑर्गेनाइजेशन के भी लिए लगा रहे। तो कभी भी होप्स को तो गिव अप नहीं करना चाहिए, आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। तो ये वो जो अनअथॉरिटी लीडर का ये क्वालिटी होता है। और एक क्वालिटी होता है दोस्तों, ये ईगो जो होता है ना, इसको थोड़ा साइड में रखना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ बातों बातों में अगर किसी से डाउनलाइन से झगड़ा भी होता है, चलो हो गया झगड़ा, लेकिन अब भी कॉन्टेस्ट लगा है, पता है कि वो बंदे में उतनी क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो 10 डिस्ट्रीब्यूटर या 10 और ज्वाइनिंग्स ला सकता है। तो अपना ईगो साइड में रख के उसके साथ सामने से मुलाकातें करना ज़रूरी है। क्या होगा भाई, आज दोस्त कैसा है, आजकल आपका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, मैं आज इधर आया था, चलो आप साथ में मिलके कुछ बड़ा काम करते, चलो आज मेरा भी एक कॉल है, साथ में चलते। तो उसको ऐसा कुछ मोटिवेट करे कि वो भी अपने जो अभी कॉन्टेस्ट के लिए वो भागीदार बने। तो अपना ईगो साइड में रख के सामने से उसको फॉलो करके एक अच्छा लीडर, जो बंदा नॉन परफॉर्मर है उसके साथ भी परफॉर्म करे, उसको भी वो मोटिवेट करे। तो ऐसा लीडर होना चाहिए। तो आपको पता चल गया दोस्तों कि अपने पास एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक विजन होना चाहिए, जैसे अभी रतन टाटा जी है, उनका एक विजन है कि कैंसर से कोई मरेगा नहीं। उसके लिए जो भी चाहे उतना वो खर्चा कर रहे, हॉस्पिटल्स बना रहे, और उसके हिसाब से वो सफल भी हो रहे। जैसे अभी दूसरा है, नो मैटर कितना टीम है, कैसा टीम है, उसको लेके ही आपको सक्सेस जीत हासिल करनी है। तो ये टीम को लेके कैसा काम करना है, ये दोनों से आप सीख सकते हो। तो कूल माइंड से रहना ज़रूरी है, और टीम को टीम में जितने भी क्वालिटीज़ है उसका यूटिलाइज करके, जो कम है उसको ऐड करके, टीम को डेवलप करके, मोटिवेट करके अपने को सक्सेस हासिल करना है, वर्ल्ड क्लब जैसा उन्होंने हासिल किया, क्योंकि वो लीडर में वो क्वालिटी है ना सर। तो ऐसा बहुत कुछ लीडर में क्वालिटीज़ है जो आप अभी सीख रहे हो। और उसके बाद जो अभी अलग अलग किस्म के लोगों के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार करके उनको अपनी टीम में जुड़े रखना ज़रूरी है। अभी एक एक को आप निकाल देंगे तो टीम बड़ी बनेगी क्या? टीम को अगर बड़ा बनना है तो हर एक को लेके चलना पड़ेगा ना, और उनसे अपने को बड़ा मकसद के लिए काम करवाना है। तो हर एक बंदा अपने लिए इम्पोर्टेंट है, वो चाहे परफॉर्मर हो, नॉन परफॉर्मर हो। जो काम कर रहा है उसको भी लेके चलना है, और नहीं काम कर रहा है उसको भी थोड़ा मोटिवेट करना है। और जितने हो सके ज़्यादा अपने को आइडियाज बनाने पड़ेंगे, तब जाके कुछ बड़ा होगा। तो अपना मकसद बड़ा करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा, नेवर गिव अप। गिव अप कभी भी अपने को अपने टीम में ऐसा ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आपने से ये नहीं होने वाला है।
क्योंकि ये अपनी कंपनी है, नहीं कर सकती, या कुछ भी ऐसा निगेटिव थॉट अपने टीम में नहीं जाना चाहिए। एक लीडर का वो काम होता है। तो एक अच्छा लीडर मरते दम तक, यानी कि वो नहीं भी रहेगा, जैसे अभी भगत सिंह आज इस दुनिया में नहीं है, स्वातंत्र में वो पहले ही फांसी पे चले गए, लेकिन जब वो चले गए तो इतना आक्रोश समाज में आया, और इतना बोलते ना, एक भगत सिंह जाने के बाद भी हजारों भगत सिंह पैदा हुए, और तब जाके स्वातंत्र मिला। तो एक लीडर फॉलो क्यों करते लोग, उसके बारे में आपको पता चल गया रहेगा कि उसके अंदर वो क्वालिटीज होती है, उसके अंदर वो फीचर्स होते हैं, उनका वो पराक्रम, उनके वो कर्तृत्व, उनके वो अचीवमेंट के वजह से ही लोग उनको सामने से फॉलो करना चाहते हैं। तो ये अभी यहाँ पे ये सेशन खत्म होगा, तो आगे का सेशन अभी 1 मिनट में चालू हो जाएगा, ठीक है।